गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 15, 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज लिस्ट जो है तो टॉपिक की थोड़ी सी लंबी आपको नजर आएगी। तो इन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। ये जो टॉपिक है वो क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का है, इसलिए मैं ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मेंस में आपसे यहाँ से सवाल आ सकता है और आता भी रहता है। उसके जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, बिल्कुल नया टॉपिक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग भी है। इसको हम लोग पढ़ेंगे साइंस वाले सेक्शन से। चबाहर पोर्ट जो कि ईरान के अंदर है, तो ईरान ने इंडिया के साथ एक डील किया है जिसमें हम लोग चबाहर पोर्ट के एक पोर्शन को डेवलपमेंट करने वाले हैं। उसकी वजह से भैया हमारा एक फ्रेंड यूएस से थोड़ा नाराज है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया का जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है, एजेंसी है इसरो, उसने नासा के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने की, हम लोग काफी समय से इसको लॉन्च कर चुके हैं बेसिकली, लेकिन अभी तक फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा है। तो आज निसार के बारे में बात करेंगे। इसको भी हम लोग साइंस वाले सेक्शन से कवर करने वाले हैं। यूजुअली ये टॉपिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहता है। मेंस में इस तरह के टॉपिक आपको ज्यादातर एग्जांपल्स वगैरह देने के काम आते हैं, लेकिन यू नेवर नो, कभी कभी मेंस में भी साइंस वाले सेक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में। तो इसको हम लोग प्रीलिम्स और मेंस ज्यादा दोनों के परस्पेक्टिव से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। उसके अलावा एक साइंस का एक और टॉपिक हमारे पास है, अरोराज बोलते हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि जो इसे पोलर लाइट्स भी कहते हैं कुछ लोग, राइट। बड़ी खूबसूरत एक पैटर्न होता है लाइट का इन पोलर रीजन्स के अंदर। ग्रीन, पर्पल, रेड, येलो कलर की लाइट्स दिखाई देती हैं, अरोराज। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आज को आपको मैं सोलर स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, वो कैसे अर्थ को इम्पैक्ट करती हैं, अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये सब। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि इस तरह के इवेंट ना बहुत रेयर होते हैं। और रेयर इवेंट जब साइंस में घटते हैं या जो रेयर डिस्कवरीज होती हैं, हमेशा यूपीएससी वहां से सवाल पूछता है। उसके अलावा हेल्थ स्पेंडिंग को लेकर छोटा सा एडिटोरियल है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बढ़िया, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, और ये है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन। एन ओवरव्यू ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए, आपने जब 2019 के इलेक्शंस में, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, अगर आप स्कूल में होंगे वैसे मोस्टली आप बच्चे, बट फिर भी अगर आपको 2019 के इलेक्शन याद हैं, तो स्मार्ट सिटी जो मिशन था ये ना काफी ज्यादा न्यूज में रहता था। पॉलिटिकल रैलीज होती थी वहां पे भी। सरकार के जो लोग हैं वो हमेशा स्मार्ट सिटी की बात करते थे। स्मार्ट सिटी इंडिया में हम लोग 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यूरोप से compete करेंगे, वो सब चीजें होती थी बातें। अब लेकिन इस 2014 के इलेक्शन में वो बातें नहीं होती हैं। स्मार्ट सिटी नाम का ये वर्ड किसी भी पॉलिटिशियन के मुंह से अब तक नहीं निकला है। तो ये बैक बर्नर पे चला गया है स्मार्ट सिटी। अब बनी है नहीं बनी है वो तो आपको अच्छे से पता ही है। अगर आपके पास कोई स्मार्ट सिटी है जिसको आइडेंटिफाई किया गया था 100 स्मार्ट सिटीज के अंदर में, आप वहां पे जाके खुद कंपेयर कर सकते हो कि 5 साल पहले वहां पे क्या था, 5 साल पहले वहां पे आज क्या हुआ है। नो डाउट सिटीज के अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन इस बार इस इलेक्शन में स्मार्ट सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा नहीं रहा। तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नजर आता है जब हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं, उस तरह के टॉपिक। और आपको मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी ऐसा टॉपिक हो एग्जाम में यूपीएससी के रिगार्डिंग जिसमें एक कॉन्टेक्स्ट हो, और उस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, और अगर उनका कोई सॉल्यूशन है, तो ये जो अप्रोच है हमेशा हमारे एग्जाम के मेंस का बिल्कुल कंटेंट बनाती है। तो आपके पास एक प्रॉब्लम होगी, उसका एक सॉल्यूशन होगा, उसके चैलेंजेस होंगे, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि इसके अंदर वो सारा रेसिपी होती है जो एक अच्छे आंसर लिखने के काम आती है। तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को 2015 में लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि जो सिटीज हैं उनका जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट गोल को अचीव करना है, और अर्बन एरियाज में जिनको स्मार्ट सिटी के लिए आइडेंटिफाई किया गया है वहां पे एक डिसेंट अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करवानी है वहां के सिटीजन्स को। स्मार्ट सॉल्यूशन, अब इस स्मार्ट सॉल्यूशन में ना बहुत सारी चीजें ना डिजिटल रिलेटेड भी हैं। आप जैसे देखेंगे कि जिस स्मार्ट सिटी में मैं रहता हूँ यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने मान लो कोई रेड लाइट अगर आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो स्मार्ट सिटी होने की वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे ना जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं।
अगर आपने रेड लाइट को जंप किया है तो सीधा आपके घर में ही चालान आ जाता है, और उस चालान के साथ साथ आपकी फोटो भी आती है कि देखो भैया, आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे थे, सीट बेल्ट नहीं लगाया था, आपने रेड लाइट को जंप किया था। तो ऑनलाइन आप चालान भर भी सकते हो, ऑनलाइन आपके घर में चालान आ जाता है। आपकी जो नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, उसके ही परस्पेक्टिव से जो मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर्ड होता है, उस पर सीधा चालान आता है। तो ये एक एग्जाम्पल है स्मार्ट सिटी का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एनीवेज, और इसके एम क्या थे कि जो अर्बन एरियाज के अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको डेफिनेटली बढ़ाना है। सोशो इकोनॉमिकल फिजिकल इंस्टीट्यूशंस पिलर वगैरह के ऊपर काम करना है। और हमारी जो अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है, वो इसको इंप्लीमेंट करने की मेजर एजेंसी थी, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर में। सो एक तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए, पैसे बिना तो काम नहीं चलता है। तो स्मार्ट सिटी के लिए फाइनेंसिंग कहाँ से आती है? तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अब सारा पैसा यहाँ पे सरकार से नहीं आता है। सरकार ये कोशिश करती है अंडर दिस प्रोग्राम कि 100 करोड़ रुपए हर सिटी को, जो स्मार्ट सिटी के लिए की गई है आइडेंटिफाई, उसको 100 करोड़ रुपए पर ईयर मिला, ऐसा कोशिश किया गया था। 48,000 करोड़ रुपीज जो है इसके लिए अलॉट किए गए थे हम लोगों ने 5 साल के अंदर में। और ये कोशिश की, अब किसी सिटी को 70 करोड़ मिला, किसी को 100 मिला, हो सकता है किसी को थोड़ा ज्यादा भी मिला हो। तो ये एक इशू है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। उतना ही अमाउंट जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर आप ये समझे जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, वो भी अरेंज करेंगी। तो हर सिटी के परस्पेक्टिव से 200 करोड़ रुपया हो गया। 100 सेंटर से, 100 स्टेट से, जो खुद म्यूनिसपैलिटी है वो करती है। अब सेंटर के पास तो बहुत सारे जुगाड़ है पैसे को अरेंज करने के। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो पैसे को कहाँ से जुगाड़ करेंगी? जो हमारी नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वहां से वो बोरो कर सकते हैं। यूजर फीस वगैरह लगा सकते हैं, जैसे पार्किंग फीस वगैरह होगी, वो सब करके कुछ बेनिफिशियरी चार्जेस लगा सकते हैं। लैंड मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, डेट लोन, म्युनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह, ये सब कुछ तरीके होते हैं जिससे हमारी म्युनिसिपैलिटी या स्टेट गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कर सकती है। अब इन सब चीजों को कैसे फुलफिल किया जाएगा, स्मार्ट सिटी के मिशन को कैसे अचीव किया जाएगा, इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? जो स्ट्रेटेजी हमारी थी, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है। जैसे एक बहुत बड़ा सिटी आपके पास है, इसको स्मार्ट सिटी के अंदर में डाला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सिटी को स्मार्ट बनाया जाएगा। नो, उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर कुछ ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि स्मार्ट सिटी मिशन का पार्ट होगा। तो ये एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है। पूरे सिटी के अलावा सिटी के कुछ हिस्सों को यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट किया जाता है। तो उसमें रेट्रोफिटिंग की जाएगी, रीडेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए जाएंगे। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल स्क्रैच से चलाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के इनिशिएटिव आपको यहाँ पे लेने हैं। उसके अलावा कुछ जगह पे आप स्लम्स को डेवलपमेंट करोगे, राइट। आ, उसके अलावा जो मतलब हैबिटेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे, जैसे पार्क्स वगैरह हो गए। आप सिटी में पार्क बनाएंगे, सड़कों के दोनों तरफ जो है वो साइकिलिंग लेन्स वगैरह बनाएंगे। इस तरह की चीजें की यहाँ पे स्ट्रेटेजी किया गया था। तो स्मार्ट सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हम लोग चलाने वाले हैं? जैसे वाटर सप्लाई के लिए मेजर लेंगे, सैनिटेशन के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, इंटरनेट, आईटी कनेक्टिविटी, राइट, डिजिटलाइजेशन, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इन सब के बारे में बात किया गया। सिटीजन्स की सेफ्टी के बारे में बात किया गया। वीमेन को खासकर यहाँ पे फोकस किया गया है सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में। चिल्ड्रन और एल्डरली, इनके ऊपर फोकस किया गया। हेल्थ एजुकेशन के थोड़ा इंप्रूवमेंट हमने करना है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जिसके अंदर में हम स्मार्ट सिटी के अंदर प्रोजेक्ट चलाते हैं। लेकिन इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी स्मार्ट सिटी वो टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पाई जो हम लोगों ने इसके लिए सोचा था? अब घुमा फिरा के एक डेवलपिंग कंट्री में एक ही इशू आ जाता है, वो है पैसा, लैक ऑफ फंड्स। ये हमारे यहाँ पे समस्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसा दे भी रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है। अर्बन लोकल बॉडीज की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतने पैसे का जुगाड़ कर लें। एक और हमारे समस्या यहाँ पे समस्या सिस्टम के अंदर वो है, प्रोजेक्ट्स भैया टाइम पे कंप्लीट नहीं होते हैं। या तो होते नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है बीच में छोड़ के भाग जाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का डिले होता रहता है। 2 साल का प्रोजेक्ट आपको यूजली दिखेगा 3 से 4 साल, कभी कभी 5-6 साल भी ले लेता है।
कॉस्ट बढ़ती रहती है, काम होता नहीं, एक कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है, फिर दूसरा आता है, दूसरा भागता है, तीसरा आ जाता है। वो सब हमारे यहाँ पे चलता रहता है, तो प्रोजेक्ट्स डिले बहुत ज्यादा होते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो है 5,533 प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया था हम लोगों ने, 65,000 करोड़ रुपीज। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट, लाइक अराउंड 1,000 प्रोजेक्ट आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि 2-3 साल पहले पूरे हो जाने चाहिए थे। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने आपको बताया कि एरिया बेस्ड अप्रोच है, तो एक सिटी के अंदर कुछ एरिया एक्सक्लूड हो गए। अब सिटी तो एक ही है ना, इस हिस्से को डेवलप किया गया, इसको डेवलप किया गया, बाकी हिस्से का क्या होगा? तो ये एक्सक्लूजनरी स्कीम है बेसिकली, वेयर नॉट मोर देन 1% ऑफ द सिटी जियोग्राफिकल एरिया वॉज सिलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट। तो बाकी 99% का क्या कसूर है भाई? वो भी तो उसी सिटी में रहते हैं। और ये 1% एरिया भी वो चूज किया जाता है यूजली जो पहले से ही डेवलप था, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। जो पहले से पिछड़ा हुआ था उसमें तो कोई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 100 करोड़ रुपए में तो कुछ भी नहीं होता है आज के जमाने में। और उस 100 करोड़ रुपए को हम लोग अच्छे से खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए 1% एरिया में ही उसको फोकस किया गया है। ये सब दिक्कतें हमारे यहाँ पे है। उसके लिए अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बहुत जगह पे ये भी देखा गया है कि इस स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं वो इतने अनसस्टेनेबल हैं, उसकी वजह से ओवर डेवलपमेंट हुआ। और जो सिटी हिस्टोरिकली जहां पे फ्लड नहीं आते थे, वहां पे भी फ्लड आने लगे, वो सिटी वल्नरेबल हो गई। क्योंकि ये जो प्लानिंग वगैरह की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल नहीं है। अननिसेसरी पैसे को खर्चा करने के चक्कर में, राइट, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं जिस जो कि उसकी टोपोग्राफी को, उसके क्लाइमेट के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनसस्टेनेबल है। हमारी सिटीज वल्नरेबल हो गई हैं रादर देन प्रोटेक्टेड, ये समस्या है। लोकल गवर्नमेंट के पास तो पैसे का जुगाड़ करने का तरीका है ही नहीं। आप, अब कोई सिटी है, वो ये तो नहीं कह सकती जहां पे पहले पार्किंग फ्री होती थी, अभी आप यहाँ पे बाइक को पार्क करने के लिए 50 रुपए दीजिए, क्योंकि हमें स्मार्ट सिटी के लिए पैसा अरेंज करना है। तो भाई वो आदमी 50 रुपए क्यों देगा बाइक पार्क करने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए? वो सड़क पे पार्क करेगा, उससे और ज्यादा कंजेशन होगा, और ज्यादा दिक्कत आ जाएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि अरे आप तो सिटी के अंदर बस यूज करते हो, चलो मैंने बस का किराया डबल कर दिया क्योंकि मुझे स्मार्ट सिटी के लिए पैसा चाहिए। तो ये तो आम आदमी, और उसमें प्रॉब्लम आ गया। आप बॉन्ड नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास बाद में इंटरेस्ट देने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी लोकल गवर्नमेंट्स के पास पैसा ही नहीं है, तो जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा है ही नहीं, तो स्मार्ट सिटी मिशन इसीलिए उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जिस तामझाम के साथ इसको चलाया गया था। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ टाइम पहले एक आदमी को, एक सुअर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, एक पिग, उसका हार्ट लगाया गया था। एक आदमी को एक लीवर भी लगाया गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, लगा तो दिया, सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन उन लोगों की 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है वो डेथ हो गई। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है मिस्टर रिचर्ड, इनकी सैटरडे को डेथ हो गई थी क्योंकि इनकी बॉडी में जो है वो लीवर लगाया था एक पिग का। कुछ समय के बाद, मतलब 2 महीने के बाद इनकी डेथ हो गई है, इन्फेक्शन वगैरह हो गए, इनकी जो बॉडी है उन्होंने उस पिग वाले ऑर्गन को प्रॉपरली अडेप्ट नहीं किया, वो सब चीजें हैं। लेकिन इसे कहते हैं इसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। यानी कि जब एक एनिमल से, एक मतलब एक नॉन ह्यूमन टिश्यू को जब एक ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हम भी एनिमल, पिग भी एनिमल ही होता है, लेकिन वो नॉन ह्यूमन है ऑफ कोर्स। तो एक नॉन ह्यूमन एनिमल के टिश्यू को जब ह्यूमन के द्वारा रिसीव किया जाता है, ट्रांसप्लांट कराया जाता है, उसे कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो कुछ टाइम पहले एक हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, तो हुआ ये कि जो वो हार्ट था पिग का,
उसकी पहले जीन एडिटिंग की गई, उसमें जो जो शुगर सेल वगैरह है उसको रिमूव कर दिया गया, और उसको इस हिसाब से उसको सुटेबल बनाया गया ताकि ह्यूमन उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है। सो लेकिन हाँ, वो कर दिया, सक्सेसफुल हुआ, वो आदमी 2-3 महीने तक जिंदा रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। लेकिन 2-3 महीने तो बहुत होते हैं। और ये तो आज की टेक्नोलॉजी है 2024 के। इमेजिन करिए अगर आज एक आदमी एक पिग के ऑर्गन लगाने से 2 महीने सर्वाइव कर रहा है, तो आप इस टेक्नोलॉजी को 20-25 साल के बाद आप इसको इमेजिन करिए, वो आदमी हमेशा सर्वाइव करेगा। आप 50 साल के बाद इस टेक्नोलॉजी को इमेजिन करिए, किसी को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हार्ट चाहिए, चलो किसी जानवर का लगा दिया आपने, आंखें चाहिए किसी और जानवर की लगा दी, हाथ चाहिए किसी और जानवर का लगा दिया। आप इमेजिन करिए 50 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी। अभी तो बहुत ज्यादा इनिशियल फेज में है। तो जैसे इंसान ने जब पत्थर को रगड़ के जब आग जलाना शुरू किया था, एक वो टेक्नोलॉजी, और एक आज जब हम लोग अर्थ के ऊपर न्यूक्लियर पावर लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी, कितना फर्क है एडवांसमेंट में। और अभी एडवांसमेंट कितना ज्यादा हो गया। 50 साल पहले दुनिया कुछ और थी, 50 साल बाद कुछ और है। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। 20-20 साल में दुनिया का चेहरा चेंज हो रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि आज ये टेक्नोलॉजी है, आदमी 2-3 महीने सर्वाइव कर पा रहा है, 20 साल बाद 25 साल बाद आदमी क्या करेगा, इंसान। तो दैट इज कॉल्ड जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इंडिया में ही अगर बात करें 25,000 से 30,000 लीवर ट्रांसप्लांट की हर साल जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1,500 है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई एक्सट्रीमली कम है, इसीलिए ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है इंडिया में। तो भाई इमेजिन करिए अगर आप किसी जानवर का ऑर्गन अगर आप ट्रांसप्लांट कर सको, तो ये सारी समस्या ही दूर हो जाएगी ना। इंडिया में या वर्ल्ड में ऑर्गन सप्लाई और डिमांड के बीच में जो गैप है, सप्लाई, वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। उसको वो तो अनलिमिटेड सप्लाई हो जाएगी आपके पास बेसिकली। और आप ऐसे जानवर को पाल भी सकते हो, स्पेशली उनको इसी पर्पज के लिए ब्रीड किया जाएगा ताकि वो ह्यूमंस को ऑर्गन सप्लाई करवा सकें। तो एक नई तरह की इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। पिग फार्मिंग या कोई और एनिमल की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रेज किए जाएंगे ताकि ह्यूमन को ट्रांसप्लांट कर सकें। राइट। इसमें थोड़ी समस्या ये रहती है इस पूरे सिस्टम में फिलहाल जो नजर आ रही है, वो ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ह्यूमंस का, वो एक नए ऑर्गन को उतने अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे फ्यूचर में जीन एडिटिंग और एडवांस होगी, राइट, तो ये चीजें भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फिलहाल यही इसकी लिमिटेशन है कि ऑर्गन रिजेक्शन कर दिया जाता है। अब मान लो मेरे हाथ में, मेरा हाथ कट गया, अब मेरे हाथ की जगह आप किसी और को लगाओ, मेरे लीवर, मेरे हार्ट, मेरी आंखों को किसी और जानवर का लगाओगे, तो मेरी बॉडी उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये का फिलहाल लिमिटेशन है जो कि साइंस इसको दूर करेगी फ्यूचर में। और सोशल एक्सेप्टेंस, है ना। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए भाई, नेचर के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, है ना। नेचुरल जो ऑर्डर बना हुआ उसका उसको रहने दीजिए। तो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, कहीं रिलीजियस ग्रुप, सोशल ग्रुप जो है इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। बट हमेशा समाज में ऐसा ही होता है जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो समाज का एक हिस्सा हमेशा उसको रिजेक्ट करता ही है। ये पिछले 200 300 400 साल का आप हिस्ट्री देख सकते हो। जब कंप्यूटर्स आए थे उसको भी एक सेक्शन ने रिजेक्ट किया था, सोशल मीडिया आया था उसको भी रिजेक्ट किया था। आज ही हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया है। जब यूपीआई आया था लोगों ने कहा अरे ये तो हमारा पूरा पैसा ही चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब लोग सब यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो लेकिन धीरे धीरे सोशल एक्सेप्टेंस डेफिनेटली आ जाता है। ये सोशल एक्सेप्टेंस तब तक नहीं आता जब तक आपको उसकी जरूरत महसूस नहीं होती है। जब उस इंसान को उस चीज से एक्चुअली जरूरत महसूस होती है, तो फिर वो सोशली उसको एक्सेप्ट कर भी लेता है ना। तो दूर दूर से गाली देना अच्छा लगता है, जब आपका कोई नियर डियर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हो और उसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन से उसको बचाया जा सके, तो आप जीनो ट्रांसप्लांटेशन को कभी भी आप जो है इसको ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, आप हमेशा उसको एक्सेप्ट करोगे, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, है ना। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। खैर एनीवेज, ये तो लिमिटेशन है, दूर हो जाएंगे टाइम के साथ। न्यू चाबाहर पैक्ट नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम ईरान सैंक्शंस। अब ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ईरान अमेरिका में जिस तरह के इश्यूज चलते हैं, ईरान के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। और चाबाहर पोर्ट जो है वो इंडिया का एक ईरान के साथ एक इकोनॉमिक पैक्ट है, जिसमें हम लोग चाबाहर पोर्ट के कुछ हिस्सों को डेवलप कर रहे हैं। पहले भी हम लोग ने डेवलप किया है, बीच में अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे तो हम लोग पीछे हट गए थे। लेकिन कुछ साल पहले तो 2018 में अमेरिका ने इंडिया को एग्जेम्पशंस दे दिया था, क्योंकि इंडिया अमेरिका आर ऑल्सो गुड फ्रेंड्स, राइट।
तो उस एग्जाम्पशन की वजह से इंडिया काम वहां पे कर सकता था। लेकिन अब जो नया प्रोजेक्ट का हम लोगों ने अग्रीमेंट किया है, इसमें अमेरिका का कहना है कि देखो भैया, अब आपको हम लोग एग्जाम्पशन नहीं देंगे, तो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो आपके ऊपर भी लगेंगे। इसका एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो आप ये कह सकते हैं, मान लो कोई कंपनी है XYZ, अगर वो चबाहर पोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है, काम कर रही है, तो वो कंपनी अमेरिका में काम नहीं कर सकती, या फिर ऐसी कंट्री में काम नहीं कर सकती जहां से अमेरिकन बैंक्स या कंपनीज के साथ डील होती है। तो वो कंपनी सिर्फ ईरान के साथ ही काम करेगी। अब वो भी रोक नहीं रहा आपको। अब उसमें समस्या ये भी है कि अगर पेमेंट वगैरह डॉलर में होती है तो आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि डॉलर पेमेंट अगर आपने ऑनलाइन किया तो अमेरिकन बैंक के बिना आप नहीं कर सकते। दुनिया में एक भी डॉलर अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है तो अमेरिकन बैंक्स के बिना नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिकन करेंसी है ना। तो आप कैसे डील करोगे, आप रुपीज में डील करोगे, गोल्ड में कैसे डील करोगे, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये $120 मिलियन का हम लोगों ने अभी एक प्रोजेक्ट चलाया है, और $250 मिलियन का जो है वो क्रेडिट लिमिट हम लोग ने यहाँ पे रखा है। खैर, तो ये एक प्रोजेक्ट हम लोग ईरान के साथ चलाएंगे। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए चबाहर पोर्ट के बारे में। चबाहर पोर्ट की जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो स्ट्रेटेजिक है। और आप ना ये भी समझिए, अगर कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री में अगर कोई पोर्ट वगैरह डेवलप कर रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो पोर्ट आपकी है और आप उसको मनमाफिक यूज करें। अब भैया, आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको बनाने का, आपकी कंपनीज को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे हमेशा अपने लिए यूज करोगे। वो तो उस कंट्री का है ना, राइट। जैसे आप यहाँ पे ग्वादर पोर्ट की बात करें, ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान में है, ग्वादर पोर्ट। और इसके बगल में ही आपको चाबहार पोर्ट नजर आएगा। और ये ग्वादर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो इस ग्वादर पोर्ट को चाइना ने डेवलप किया। अब उसको चैलेंज करने के लिए ईरान के साथ इंडिया ने डील किया कि हम लोग भैया चबाहर पोर्ट को डेवलप करेंगे। चबाहर पोर्ट ईरान की सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लार्ज शिप्स हैं वो भी आ सकते हैं। अब पूरी चबाहर पोर्ट को हम लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं, इससे कुछ हिस्सों को डेवलप कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आपको उस कॉन्टेक्स्ट में ये यहाँ पे पता होना चाहिए। नाउ ये जो है कॉन्टेक्ट में थोड़ा हटा दूंगा, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये है मेन चीज, ये है चबाहर सिटी इज ऑल्सो होम टू द ईरान ओनली डीप सी पोर्ट विद द डायरेक्ट एक्सेस टू द ओशन। जो मैंने आपको बताया, इसकी डीपेस्ट पोर्ट एक ही होती है। हम इसको जो है वो डेवलप करने वाले हैं। लोकेशन वगैरह इसकी देख लीजिए, ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, इंटरनेशनल सदर्न साउथ ईस्ट प्रोविंस जिसका नाम है सिस्तान बलूचिस्तान, वहां पे ये पड़ता है। इसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, आप ये कह सकते हो कि सर एक जो मेन रीजन है इसका डेवलप करने का इंडिया का, और इतना इसको लेकर हम लोग इतना एक्साइटेड क्यों हैं। और रीजन ये है कि ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है उसको हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इस पूरे रीजन में, उसको हम थोड़ा सा काउंटर कर सकते हैं। लेकिन ना इसके लिए ज्यादा खुश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ईरान और चाइना, ठीक है, वो आपस में दोनों ही भैया दो गहरे दोस्त हैं। स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, ईरान, चाइना और फिलहाल रशिया, राइट, ये सब अच्छे दोस्त हैं। और चाइना तो भैया पाकिस्तान का भी अच्छा दोस्त है। जिस तरह से अमेरिका में आजकल इश्यूज चल रहे हैं यूरोप और चाइना को लेकर, जो ट्रेड वॉर और स्ट्रेटेजिक वॉर, एक नए तरह का कोल्ड वॉर चल रहा है। तो चाइना और ईरान तो खास दोस्त हो गए ना। और चाइना का दोस्त पाकिस्तान भी है। तो आप ये इमेजिन मत करिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर ग्वादर पोर्ट बना है तो ईरान के अंदर जो चबाहर पोर्ट बना है वो इंडिया अपने मनमाफिक यूज कर सकता है। ऐसा नहीं होता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। बट फिर भी एक इन्फ्लुएंस जो है वो तो ग्वादर पोर्ट का इसकी वजह से कम हो ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इकोनॉमिकली ज्यादा होता है, स्ट्रेटेजिकली उतना नहीं हो पाता जितना इकोनॉमिकली हो पाता है। बट लिखने को आप लिख सकते हो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। एक वो चीज हो गई। अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बढ़ सकता है। हालांकि अब तो वहां पे तालिबान है, हमारा रिलेशन अफगानिस्तान के अंदर साथ भी कुछ खास नहीं है। बट फिर भी फ्यूचर में अगर चीजें नॉर्मलाइज होती हैं तो अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बढ़ सकता है।
उसके अलावा जो स्वेज कनाल है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो एक नया ट्रांसपोर्टेशन रूट हम लोग यहाँ से डेफिनेटली ओपन कर सकते हैं। और हमारी जो मैरीटाइम पावर है इंडिया की, है ना, वो स्ट्रेंथन होती है। इंडियन कंपनीज चबाहर पोर्ट के अंदर अगर अच्छा काम करती हैं तो हमें दूसरे कंट्रीज के अंदर भी पोर्ट्स को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वो मिल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है चबाहर पोर्ट की। और 2017 में इसीलिए यहाँ से एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेवलपिंग चबाहर पोर्ट बाय इंडिया? तो कम इसका आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निसार सैटेलाइट विल मॉनिटर टेक्टोनिक मूवमेंट टू सेंटीमीटर्स एक्यूरेसी। तो थोड़ा सा भी मिशन के बारे में बता देता हूँ, मतलब निसार के बारे में। निसार का जो मिशन है वो बेसिकली 2018 में नासा और इसरो ने ये सोचा था कि हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। और हो सकता है 2024 में, इसी साल में ये लॉन्च भी हो जाएगा। और इसका बेसिक एम यही है कि जो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो चेंजेस होते हैं, कोई भी चेंजेस हो, वो ये मेजर करेगा। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि उत्तराखंड का आप एग्जाम्पल लीजिए। उत्तराखंड क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन रहता है, तो निसार सैटेलाइट जब लॉन्च होगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो लैंड है वो, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। उससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। या फिर मान के चलिए कोई लेक है, कोई ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड के अंदर। अब ग्लेशियर लेक का अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, अगर 1 सेंटीमीटर भी इंक्रीज हुआ, तो निसार सैटेलाइट को पता चल जाएगा। और हमें यह पता चल सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में फ्लड आने के चांसेस अभी बढ़ गए हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब करने वाला है निसार। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारी अर्थ का जो मैप है वो हर 12-13 दिन के अंदर उसको हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हल्का सा भी चेंज अगर होगा आपकी वेजिटेशन में, आइस मास में, वो सी लेवल में, वो सब आपको पहले से पता चल जाएगा। तो हम लोग एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं इन द केस ऑफ हजार्ड और द नेचुरल डिजास्टर। वो सब हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर ना बेसिकली हम लोग दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करने वाले हैं, एस बैंड और एल बैंड। एस बैंड को इसरो ने डेवलप किया है, एल बैंड को यूएस ने डेवलप किया है। उसके अलावा जो यहाँ पे एंटीना है उसको भी यूएस ने डेवलप किया है, इसरो ने, नासा ने डेवलप किया है। और ये जब लॉन्च किया जाएगा तो इंडिया से ही लॉन्च किया जाएगा। तो हर चीज ये मेजर कर सकता है। वाटर बॉडीज एक्यूरेटली मेजर करेगा, वाटर स्ट्रेस मेजर करेगा, ग्राउंड पेनिट्रेशन भी कर सकता है कुछ सेंटीमीटर तक। उसके अलावा जो वेजिटेशन कवर है उसको मेजर करेगा, स्नो कवर को मेजर करेगा, कम हो रही है ज्यादा हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज स्टडी में भी बहुत हेल्प हमारी करने वाला है। हल्का फुल्का जो टेक्टोनिक प्लेट के अंदर मूवमेंट होगी उसको एक्यूरेटली मेजर करेगा। एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करेगा। तो एक निसार अपने आप में एक यूनिक सा ही प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो कि अर्थ की लैंडस्केप के अंदर जो चेंजेस होंगे उनको माइन्यूट लेवल पे जाके उनको मेजर करने वाला है, जिससे हम लोग अर्ली अपने स्टेप्स ले सकते हैं, वार्निंग डेवलप कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा आर्टिकल बनता है। चलिए जी, मोर सोलर स्टॉर्म्स ब्रूइंग आफ्टर लास्ट वीक्स ऑरोराज एज सन वेक्स अप। देखिए साइंस का टॉपिक है थोड़ा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप यूपीएससी में से ना पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है मैं इसको पढ़ूंगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं इसको छोड़ दूंगा। ये नहीं चलता यूपीएससी में। इंटरेस्ट हो या ना हो डजेंट मैटर, आपको पढ़ना तो है ही। ठीक है, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें वो ये पिक एंड चूज वाला काम नहीं चलता है। आप पिक एंड चूज करोगे लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका जो कॉम्पिटिटर वो नहीं करेगा, वो सब कुछ पढ़ेगा। तो आपकी परफॉर्मेंस उससे बेटर होनी चाहिए क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब उतनी हार्ड साइंस भी नहीं होती है ये कि आपको समझ में ना आए। 10वीं क्लास तक तो सबने साइंस पढ़ी ही होगी, और उसी अराउंड जो है ये टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल बेसिकली दिया गया है। तो उसमें अगर हमको थोड़ा बताता चलूं, होता क्या है जैसे, एक नया स्लाइड मैं ले लेता हूँ आपके लिए। अब ये मान के चलिए जैसे हमारा सन है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर जो एनर्जी है वो तो सन से ही आ रही है ना। और सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है। तो यहाँ से हीट रिलीज होती है। और यहाँ पे हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ये भी आपको पता ही होगा, है ना। अब सन से बहुत पावरफुल सन रेडिएशंस निकलती हैं,
और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है इनको वो प्रोटेक्ट, हमारे इसको प्रोटेक्ट करता है, दैट यू वेरी वेल नो। लेकिन सन से जो ये जो रेडिएशंस आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस आ रही हैं, वो हमेशा यूनिफॉर्म तरीके से एक जैसी नहीं आती हैं। कभी कभी हमारे सन से नॉर्मल से ज्यादा पावरफुल रेडिएशंस रिलीज होती हैं। ठीक है, जिसे आप कई तरह के नाम दे सकते हो। कुछ लोग इसे कोरोनल मास इजेक्शन भी बोलते हैं, आप इसे सोलर फ्लेयर्स कह सकते हो, राइट, आप इसे सोलर स्टॉर्म कह सकते हो, कई तरीके का आप इसको नाम दे सकते हो। नाउ, अब होगा क्या जब किसी एक्टिविटी की वजह से, और एक एक्टिविटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं सन स्पॉट्स। ठीक है, देखिए सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर 11 साल के अंदर चेंज होता है, और जब वो पीक पीरियड आता है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने का, तो उस समय अर्थ के कुछ हिस्से में मैग्नेटिक फ्लिप होता है। उस फ्लिप जब होता है ना, तो बहुत पावरफुल मैग्नेटिक रेडिएशंस भी निकलती हैं सन से, और पावरफुल सोलर रेडिएशंस भी निकलती हैं। तो जब वो आती हैं अर्थ की तरफ, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज, हाईली इलेक्ट्रिकल चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कि सन से आ रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स एंड द स्टॉर्म्स, वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं, बेसिकली पोल की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं वो, और इस तरह से हमारी अर्थ प्रोटेक्ट रहती है। अब नॉर्मल सिनेरियो में तो मैग्नेटिक फील्ड को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम सिनेरियो में ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को भी वीक कर देती है। और ये सोलर फ्लेयर्स उस एक्सट्रीम केस में इतनी स्ट्रोंग होती हैं कि जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उनको डैमेज कर सकती हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स होते हैं, ठीक है, उनको भी डैमेज कर सकती हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो एक्सट्रीम एक्सपोजर उनको हो जाता है, उनको बहुत नुकसान हो सकता है। तो कई तरह के इम्पैक्ट ये हमें कर सकती है। तो जब नॉर्मल सिनेरियो में ये सोलर फ्लेयर्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पोलर रीजन्स में जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जब ऑक्सीजन जो अपर एटमॉस्फेयर में होती है, या जो नाइट्रोजन होती है मिडिल एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में, उनके साथ रिएक्शन करती है, और एक बड़ा ही यूनिक सा कलरफुल पैटर्न बनाती है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अरोराज। पिक्चर आप देखो, दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा, ये है अरोरा। ठीक है, इसे कहते हैं, ये नदर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में होता है। नॉर्थ पोल के अंदर जो इस तरह के पैटर्न बनते हैं कलरफुल, उसे हम लोग अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। जो सदर्न पोल में होते हैं, साउथ पोल में होते हैं, उसे हम लोग अरोरा बोरियो ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो में पोलर रीजन में देखने को मिलता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं कभी कभी तो कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की दूसरी लोकेशन पे भी देखे जा सकते हैं। जैसे लद्दाख के अंदर लास्ट ईयर ये अरोरा पैटर्न्स देखे गए लद्दाख में। तो यूजली लद्दाख में नहीं होता है, ये तो पोल्स पे होता है, लेकिन लद्दाख में भी देखे गए, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से लीक हो जाते हैं, और वो कहीं और पे भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो एक तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये ऑरोराज क्या होते हैं। ठीक है, और ये सोलर फ्लेयर्स वगैरह क्या होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। सोलर फ्लेयर्स बेसिकली रेडिएशंस का एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ बर्स्ट होता है। ठीक है, जब सन स्पॉट्स वगैरह फ्लिप करते हैं तो ये उस समय रिलीज होते हैं। आप इसे विजिबल लाइट में भी देख सकते हो, नो डाउट, लेकिन जब क्लियर अगर आपको देखना है तो एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर ये थोड़े बेटर नजर आते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बेटर दिखाया गया है। तो जब ये हमारे सन से जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्लेयर्स निकलती हैं, तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बेंड कर देती हैं, उसको चेंज कर देती हैं, और ये हमारे पोलर रीजन के अंदर इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट क्या होता है अर्थ के अंदर, मैंने को बता ही दिया, हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, हालांकि इस तरह का एक्सट्रीम इवेंट जो है बहुत रेयर होता है, 100-200 साल में एक बार होता है, जो कि अब हुआ था लास्ट वीक। आपको शायद इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आया होगा, लेकिन जो हाई लैटिट्यूड कंट्रीज हैं जैसे न्यूजीलैंड वगैरह हैं, वहां पे उन्होंने पूरा इलेक्ट्रिकल ग्रिड को बंद कर दिया था। नॉर्वे वगैरह के अंदर इलेक्ट्रिकल ग्रिड काफी डिस्टर्ब हो गया था, बंद रहा काफी टाइम तक। इंडिया वगैरह में ज्यादा नजर नहीं आता है, क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा नजर नहीं आता है। बट यस,
अगर एक्सट्रीम लेवल पे होता है तो सैटेलाइट वगैरह को डैमेज कर सकता है। तो मान के चलिए अगर सैटेलाइट ही डैमेज हो गए तो हमारी जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे। एनीवेज, तो ये था इसके बारे में। नाउ आपका जो एडिटोरियल है वो छोटा सा एडिटोरियल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन एडिटोरियल का मतलब ये है कि भाई देखो, हेल्थ डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। और अगर आप इंडिया को दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो साफ साफ नजर आता है कि हमारे यहाँ पे हेल्थ के ऊपर हम लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं नहीं। तो अमेरिका यूरोप से तो कंपेयर हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, उनके तो वो तो नेक्स्ट लेवल चले गए। लेकिन अगर अपने आसपास और दूसरी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री उनके साथ भी कंपेयर करें, इंडिया में परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म में अगर बात करें तो सिर्फ $25 ही हम लोग खर्च करते हैं हर साल पर कैपिटा पब्लिक स्पेंडिंग पे। ओनली $25। चाइना के अंदर दिस इज $363। साउथ अफ्रीका में $352। भूटान भी हमसे जो है डबल से ज्यादा करता है। वियतनाम $75 करता है। थाईलैंड $256 करता है। श्रीलंका $77 खर्चा करता है पीपीपी टर्म में, पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग में। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप हेल्थ के ऊपर खर्चा करोगे ही नहीं तो आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हो कि आपकी पॉपुलेशन हेल्दी रहेगी। और अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है, अगर वो बीमार है, तो आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी भी कम होगा। ओब्वियसली बात है भाई, अगर आप हेल्दी हो तब 10 घंटे काम कर सकते हो डेली, 12 घंटे काम कर सकते हो, 15 घंटे काम कर सकते हो, वो भी प्रॉपर एनर्जी के साथ, एफिशिएंसी के साथ। लेकिन अगर आप बीमार हो, आप 4-5 घंटे काम करके ही बस हो गया, प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? ये समस्याएं हैं। अगर आप कंपेयर करें इंडिया में तो यूजली जैसे, हालांकि ऐसी बात नहीं है, पिछले कुछ सालों में हमारा जो यूनियन बेसिकली हमारा जो हेल्थ बजट है वो इम्प्रूव हुआ है। लेकिन ये जो इंडिया में हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना स्पेंडिंग में, वो सेंटर की वजह से नहीं हुआ है, वो स्टेट की वजह से हुआ है। इवन सेंटर का जो अलॉटमेंट है हेल्थ को, वो डिक्रीज हुआ है। तो अगर आप जीडीपी की परसेंटेज की टर्म में बात करें, स्टेट्स का जो स्पेंडिंग है हेल्थ पे दैट इज 0.96%, और सेंटर का जो है दैट इज ओनली 0.28%। ओनली 0.8। तो आप ये क्लियरली इसके बीच में डिफरेंस देख सकते हो। तो आर्टिकल की बेसिकली थीम यही है कि जो हम लोग हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रहे हैं ना, वो स्टेट की वजह से हो रहा है। सेंटर का तो इवन कम हो रहा है। हालांकि कोविड के टाइम में थोड़ा बढ़ा था स्पेंडिंग सेंटर का, लेकिन आफ्टर कोविड वो और भी कम हो गया। एक चीज ऐसी है जहां पे सेंटर का एक्सपेंडिचर बढ़ा है हेल्थ पे, वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यहां पे डेफिनेटली जो है सरकार का बजट बढ़ा है, इवन कई गुना बढ़ा है। लेकिन उसके अलावा कम हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा एक पॉलिटिकल जो है वो एस्पेक्ट भी नजर आता है, तो शायद इस वजह से हमें बढ़ा होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्पेंडिंग जो है वो कम ही हुई है। द चार्ट शो द यूनियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ फ्रॉम 2019-20। देखिए, 2019-20 के अंदर 71,000, 2021 के अंदर 83,000, 2024-25 के अंदर 77,000। तो 83,000 से हम लोग डिक्लाइन हो गए, 77,000 पे पहुंच गए हैं। बीच में थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये कोविड वाला टाइम था। तो ये हार्ड फैक्ट्स हैं, ये हार्ड फैक्ट्स हैं, यहाँ पे किसी का ओपिनियन काम नहीं। ये वो फैक्ट है जो सरकार आपको खुद दे रही है, तो किसी ने बनाए हुए नहीं है। ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, बजट के अंदर दी हुई चीजें होती हैं। आप इसको सिर्फ कंपेयर कर रहे हो, और कंपेयर करने से आप एक कंक्लूजन निकाल रहे हो। ठीक है। द चार्ट शोज द शेयर ट्रांसफर ऑफ टू द स्टेट्स बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ। अब आप यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर कितना ट्रांसफर हो रहा है? 2013-14 में 75 ट्रांसफर हो रहा था। 2020-23 के अंदर आते आते दिस इज ओनली 43%। तो लगातार जो अलॉटमेंट है सेंटर से स्टेट की तरफ, वो गिर रही है। ये सरकारी आंकड़ा है, सरकार ने खुद दिया हुआ है। द चार्ट शोज द यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन की अगर बात करें तो 2013-14 में
18,000 2020-23 के ओनली 20। अरे 10 साल के अंदर सिर्फ 2,000 करोड़ ही बढ़ा। इतना तो मुकेश अंबानी जी की पॉकेट मनी है। अब जीडीपी देखिए कितना बड़ा है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कितना बड़ा है। तो हेल्थ की ऊपर, चाहे आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भी सरकार हो, इवन हेल्थ के ऊपर इंडिया में इफ यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज, चलो आप अमेरिका से तो कंपेयर करिए मत, वो तो अलग चीज हो गई। आप अगर हमारे पड़ोसियों या ब्रिक्स कंट्री या इंडिया या डेवलपिंग कंट्री के साथ भी कंपेयर करते हो, हमारा जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बहुत ही कम है, बहुत कम है। तो इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यही बताने की कोशिश की गई है मोर और लेस, तो स्टेट की वजह से बढ़ा है भैया, सेंटर की वजह से नहीं बढ़ा है। जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन था, इसको लेके भी लगातार सरकार की फंडिंग कम होती नजर आ रही है। कोविड के दौरान थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन वहां पे भी स्टेट का रोल ज्यादा आता है। इवन पोस्ट पेंडेमिक तो ये डिक्रीज हो गया। तो ये वही चीजें जो मैंने आपको बताया, उसकी रिपीटिशन बेसिकली यहाँ पे चलती है। बाकी तो इसमें जो 2005 के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, अभी लेटर अगर आप बात देखें तो इसकी जो स्पेंडिंग है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, वो भी 5.5% कम हो गई है। तो बेसिकली ये फैक्ट्स हैं। और तो क्या ये फैक्ट आपकी हेल्प करते हैं? 100% आपकी हेल्प करते हैं। आपके मेंस का जब एग्जाम होता है, तो वहां पे इस तरह की चार्ट आप बना सकते हो, कंपेयर कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है। तो प्रॉब्लम तो है, हेल्थ सेक्टर में नो डाउट इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, और ये काफी समय से आइडेंटिफाई भी की जा चुकी है। बट प्रॉब्लम और भी है, प्रॉब्लम बजट की भी है, प्रायोरिटी की भी है, पहली बात तो। ठीक है। अब बजट और प्रायोरिटी ये दोनों ही चीजें हैं। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट होती है, हर गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी होती है, हर गवर्नमेंट का अपना बजट भी होता है। तो उस बजट में से प्रायोरिटी के हिसाब से किसको कितना अलॉट करना है पैसा, वो उसकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। किसी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी एजुकेशन होती है, किसी की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हेल्थ होती है। ठीक है। और इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्टली जो भी सरकारें रही हैं, हेल्थ और एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी नहीं रही है। वो आप क्लियरली देख सकते हो 1950s के बाद अगर 2024 तक, अगर आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालोगे ना ऑन हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर एजुकेशन, आपको कोई खास फर्क नहीं लगेगा। हार्डली 0.2% इधर चला गया, 0.2% इधर चला गया। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर हमारे जीडीपी का एटलीस्ट कुल मिला के 5% तो खर्च होना ही चाहिए, 5 से 7%। ये तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, बट इफ यू लुक एट द डेवलप्ड कंट्रीज, बट हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर तो वो 1% के आसपास भी नहीं है। एजुकेशन पे भी वो 1-2% के बीच में घूमता रहता है। तो जब आप खर्चा ही नहीं करोगे भैया एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, फिर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें तो मत ही करिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो तभी आएगा जब यूथ प्रॉपरली एजुकेटेड होगा, यूथ जो है वो हेल्दी होगा, यूथ के पास जो है स्किल आएगा। और ये तब आएगा जब आप खर्चा करोगे, खर्चा तो करिए ना। ये दिक्कतें हैं। ठीक है। चलो, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।